नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार के साथ आपको देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। मोतीलाल ओसवाल से किशोर नाडने हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी हैं। आगे हमारे साथ अतुल गनात्रा होंगे, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीएआई के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही हमारे साथ जेपी स्पाइसेस से जेपी लड्ढा जी जुड़ेंगे, जिनसे हम हल्दी मार्केट का आउटलुक समझेंगे। शुरुआत गोल्ड के साथ कर लेते हैं, क्योंकि घरेलू बाजार में आज भी सोने ने नया हाई बनाया है। चिंता वही है रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसके बाद ऑटो टैरिफ जो गुरुवार से लगने वाले हैं उसकी भी चिंता है। किशोर सर, क्या होगा सर? बाजार तो पहले ही चल चुका है, क्या और भी चलेगा और उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? किस तरह से ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। आई थिंक कि ट्रेडर्स को थोड़ा तो सावधान रहना चाहिए इवन एट करंट लेवल्स पे, बिकॉज काफी हद तक मार्केट न्यूज ड्रिवन मार्केट है। और न्यूज में क्या होता है कि कभी भी आपको मार्केट का जो चाल है बदल सकता है। एंड बिकॉज ऑल टाइम के हाई के नजदीक में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो करेक्शंस आएगा वो भी डीपर रहेगा। तो एंड अभी एमसीएक्स में क्या है कि खास करके जो गोल्ड का इवन क्रूड का ऑप्शंस का काफी अच्छा विकल्प है। तो मैं तो सलाह देता हूं कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी हद तक ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो थोड़ा बहुत रिस्क कंट्रोल में रहता है। सो हैवन सेड दैट कि रिस्क तो है, बट जो डायरेक्शन है अभी भी अपसाइड का है। सो थोड़ा बहुत अगर मैं मानता हूं कि अगर $100-150 या $200 के आसपास आपको करेक्शंस आ सकता है, बट जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड है। और $3200 जो हमारे काफी पहले का जो टारगेट है उसके नजदीक में आ गया है। अगेन मैं मानता हूं कि कई जगह पे आपको नंबर्स चल रहे हैं, 4000 हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, $4500 हो जाएगा, कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं। एंड कुछ भी नंबर नामुमकिन नहीं है, बट समय के साथ साथ हर नंबर आ सकता है इसमें। बट कितना तेजी से आएगा, कितना समय लगेगा, वो सिर्फ एक जो डिबेट का विषय हो सकता है। बट डायरेक्शन अपसाइड रहेगा जब तक जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है। जियोपॉलिटिकल मतलब मैं सिर्फ वॉर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिक्स इंक्लूड्स की ट्रेड टैरिफ्स हो गया है, कि एक अलग अलग देशों के बीच में जो सन्मय है, मतलब संबंध है, ये सारे चीजें में जो है, जब ये डाउट आ जाता है कि भाई मेरे साथ दूसरे देश साथ में चल नहीं सकता है, जैसा अभी यूरोप ने अपना आपका डिफेंस बढ़ रहा है, या जो एशियन कंट्री से अपने आप में एक गठबंधन बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ्स को फेस करने के लिए। सो जब तक ये है, सो डॉलर का जो है वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और सेंट्रल बैंक्स जो है उनका जो रिजर्व्स है हल्का सा डॉलर के बाहर रखना पसंद करेंगे। और डॉलर के बाहर रखने के लिए जो एक ही विकल्प है वो सोना है। तो जब तक वो रहेगा, सोने का खरीदारी जो सेंट्रल बैंक की तरफ से रहेगा, तब तक इसमें बहुत बड़ा जो बदलाव नहीं आएगा डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन अपसाइड रहेगा, करेक्शंस डेफिनेटली आता रहेगा। आज इंट्राडे के लिए मैं 91,500 के टारगेट के हिसाब से मैं बाइंग का सलाह देना चाहता हूँ। सिल्वर में 1 लाख का 1100, 1 लाख 1000 के आसपास का टारगेट हो सकता है। बट सावधान रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर ऑप्शंस के जरिए करें तो बेहतर रहेगा, और रिस्क थोड़ा समझ के चलना चाहिए। तो आपको रिस्क मैनेज करके जाना होगा और यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने किशोर सर एक बात कही कि डीप करेक्शन भी कभी भी आ सकता है बाजार में। कितना रिस्क है? रिवॉर्ड तो जितना मिलना था काफ़ी मिल चुका है, रिवॉर्ड और उस रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है यहाँ से गोल्ड में? आज यहाँ पे मैं जो अगर करेक्शन में तो मैं 5-6-7% का करेक्शन पकड़ के चलता हूँ। बट अगर ये 5-6% का जो करेक्शन आएगा, अगर आपको बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा, तो कि जो ग्लोबल मार्केट्स के जो दिशा में बदलाव आएगा, तो स्पेशली अगर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ट्रम्प साहब ने कल बोला है कि नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता है कि ये अलग टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ चलना चाहते हैं। अगर ये इसका तो बहुत ही कम संभावना है, बट अगर
टैरिफ्स आज लगाते नहीं है, या जितना लगाना चाहता है उससे कम भी लगाते हैं, तो भी एक बार के लिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में पॉजिटिविटी आएगा और थोड़ा करेक्शन आएगा गोल्ड में। बट उसके लिए बहुत बड़ा जो बदलाव चाहिए जो ग्लोबल न्यूज़ फ्लो में। सो एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है, बट अगर आता है तो 5-6-7% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो भी अभी इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खरीदारी कर रहा है। और आप लोगों की राय क्या बन रही है दिनेश जी? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? सोने और चांदी में क्या करना चाहिए उनको अभी? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, जैसे किशोर सर ने कहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है और यूएस का कोई भी डेटा सकारात्मक नहीं आ रहा है। कल का आप मैन्युफैक्चरिंग डेटा देख लो, वहां का जॉब डेटा देख लो, इंटरेस्ट रेट कम होने के दूर दूर तक अभी तक कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। ईयर एंड पर खाली सारी बात चली गई है और मुझे लगता है ये जो ट्रेड वॉर है ये निरंतर एक लटकती तलवार है जो गोल्ड के प्राइसेस को नई ऊंचाइयां देने का पूरा प्रयास कर रही है। हम हमारे क्लाइंट्स को जो भी सलाह देते हैं ये कहते हैं कि इस लेवल पर स्टॉप लॉस बिना ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब जो तेजी मंदी गोल्ड में आती है, अगर 1% भी होती तो 900 रुपए की तेजी मंदी पर डे के हिसाब से होती है। तो मुझे लगता है अगर इंट्राडे कहीं डिप मिलता है तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जैसे प्राइमरी ट्रेंड बताइए किशोर सर ने, वो अप ट्रेंड ही है। इंट्राडे में अगर कहीं ये 90-700 90-720 के आसपास अगर आता है तो मेरे हिसाब से एक बार खरीदारी की जा सकती है। कल का जो लो है 90-400 का, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है कि 91-200 के लेवल्स ये आज दिखा सकता है। ओके, और चांदी कैसी दिख रही है आपको? चांदी 1 लाख के आसपास किस तरह की रणनीति बनाए? चांदी की चाल कैसी रह सकती है दिनेश जी? जी बिल्कुल, 99,000 ये बहुत ही महज बहुत बढ़िया सपोर्ट है, एक डिमांड जोन है। मुझे लगता है कि 99,400 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 1,04,50 ये अपसाइड पोटेंशियल हमें देख के रखना चाहिए। 99,000 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का मोमेंटम अभी थोड़ा सा धीमा पड़ा है। चलिए, ये तो ट्रेड के हिसाब से बात हो गई सोने चांदी पर। एक और अहम खबर है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेकर। अब ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए एक बड़ा बर्डन बन गया है, क्योंकि अब तक जो आउटस्टैंडिंग SGB हैं उसको रिडीम के लिए सरकार को 67,322 करोड़ चुकाने होंगे। ये भाव 1 अप्रैल का जो भाव था 9,284 रुपये प्रति ग्राम का, उसके आधार पर है। सरकार ने रिटर्न में रिप्लाई करके पार्लियामेंट में इस बात की जानकारी भी दी है और अब तक 67 ट्रांचेज में करीब करीब 147 टन सोने के बराबर SGB जारी हुए और 20 मार्च तक अभी भी 130 टन सोने के बराबर बॉन्ड्स अभी भी एक्टिव है। किशोर सर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा बर्डन है और क्या इस तरह की चिंताएं करनी चाहिए जो निवेशक है? क्या उन पर कुछ टैक्स का बर्डन तो नहीं बढ़ जाएगा आगे चलकर, SGB के जो भी होल्डर हैं? नहीं विश्व मोहन, आई थिंक मैं जो बॉन्ड्स का टर्म्स है उसमें कोई बदलाव शायद नहीं हो सकता है, बट जहाँ पे इसमें जो आई थिंक टैक्टिकल मिस्टेक जो है प्रॉब्ली सरकार ने इस पोजीशन को, जो बिकॉज सरकार ने गोल्ड के नाम से बोरोइंग किया था और उस बोरोइंग के सामने जो लायबिलिटी हेजिंग हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्ली उस जो प्राइस डिफरेंशियल का जो बर्डन है, आई थिंक 25-30% का जो बर्डन है वो शायद 2-3 साल में जो 40-1% का जो गोल्ड बढ़ गया था वो है। उसमें से आपको जो ऐसा भी बोरोइंग कॉस्ट, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप पकड़ के चलिए कि 8%, 7-8% का जो बोरोइंग कॉस्ट है गवर्नमेंट का, वो आप कॉस्ट निकल के बाकी जो एडिशनल जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक हिट हो सकता है। अगेन आई थिंक ये टैक्टिकल कॉल है, शायद उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने विकल्प निकाला होगा। मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टर्स को कुछ उसके वजह से कुछ नुकसान होगा या कुछ उसके जो टर्म्स में कुछ बदलाव आएगा, मुझे नहीं लगता है। जानकारी और मैं जानना चाह रहा था कि गोल्ड बॉन्ड जब भी जारी किए जाते हो, क्या उस जितना गोल्ड बॉन्ड के लिए एप्लीकेशन आता उसके आधार पर क्या उतना गोल्ड रिजर्व भी सरकार RBI खरीद रही थी उस दौरान? किशोर सर, आपसे मेरा सवाल था। नो, आई थिंक वो जानकारी मेरे पास तो नहीं है। आई थिंक जहां तक सवाल है, जनरली इधर उनको पेपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हेज कर सकते थे और ऑप्शंस के भी यूज करके ऑप्शंस, मतलब लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस जो है OTC मार्केट्स में मिलता है, उनको लेकर भी हेज कर सकते थे। हेज किया कि नहीं किया है वो जानकारी मुझे तो नहीं है, बट कर सकते थे। RBI ने इस दौरान गोल्ड रिजर्व काफ़ी बढ़ाए थे, लेकिन वो SGB के लिए नहीं थे, वो आपके फॉरेस्ट रिजर्व का एक हिस्सा है। लेकिन इसके लिए हेजिंग कितनी हुई है
ये हम आगे भी चर्चा इस पर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड मार्केट में भी इस बात की चिंता है कि कहीं ग्लोबल ग्रोथ पर इस टैरिफ वॉर से ग्लोबल ट्रेड वॉर का असर ना दिखे और मांग ना कम हो जाए आगे चलकर। क्या लग रहा है सर? एक दूसरी तरफ तो ये खबर है कि ट्रंप ने रूस पर जो धमकी दी है कि सेकेंडरी टैरिफ उन पर लगाएंगे अगर वो सीज फायर नहीं बात बनती है यूक्रेन के साथ, ये भी एक चिंता है। दूसरी तरफ तो किस खबर का ज्यादा असर होगा क्रूड मार्केट पर? आई थिंक क्रूड मार्केट अगेन ट्रम्प की टैरिफ से ज्यादा कि जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी के ऊपर काफी हद तक निर्भर है। कैसे रशिया को एंगेज करेंगे, कैसे सैंक्शंस और सप्लाई के बीच में बैलेंस लेके आएंगे, आई थिंक उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर रहेगा। और इस टर्म का आई थिंक मेरे हिसाब से काफी हद तक एक अहम हिस्सा ये रहेगा कि कैसे वो क्रूड का प्राइसेस के ऊपर को कंट्रोल लेके आ पाएगा। और जब तक ये अनिश्चितता है, ये एक तरफ के लिए सोने के लिए बेहतर रहता है कि जब तक आप कोई भी सैंक्शंस का जो तलवार लटकता है, जब तक है वो सोना एक डॉलर का विकल्प बनते जाता रहेगा। सो एज फार एज क्रूड इज कंसर्न्ड, आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो एक पुल बैक रैली मान सकते हैं वो हम लोग ने देखा था, और आई थिंक वो थोड़ा बहुत थक चुके हैं। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे या 6000 के आसपास यहाँ पे एक बार के लिए बिकॉली करके 6140 के आसपास बिकॉली करके चल सकता है। 6200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट्स आप 6000 के आसपास लगभग रख सकते हैं। तो चलिए, क्रूड के लिए आज जो इंट्राडे के लिए कॉल है, बेचने की सलाह है। 6000 के आसपास का टारगेट है, छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दिनेश जी, आपकी राय क्या है? क्रूड पर आपकी कॉल क्या है? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल विशम मोहन जी, एक दायरा था क्रूड का जो 58 और 6000 के बीच में बार बार ट्रेड कर रहा था, वो दायरे से ऊपर निकल करके 6100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज के बाहर निकला है क्रूड का जो प्राइजेस है। तो अराउंड अगर कहीं थोड़ा डिप मिलता है 6070 6080, तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है वो क्रूड पर भी ऐड करेगी। बहुत ज्यादा तो नहीं, गोल्ड के मुकाबले तो बहुत कम ही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार खरीदारी लौटती भी लगती है मुझे। और इस दायरे में बाय करने के बाद अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है कि 6150 से कम आना चाहिए, और 6030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है 6050 का कॉल लेकर चलना ज्यादा मुनासिब। एक कॉल क्रूड में पर आपकी है। हालांकि इन दोनों खबरों के अलावा टैरिफ और रूस और ईरान की सप्लाई के अलावा एक और खबर यह है कि इस हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक पर भी नजर रहेगी। 5 अप्रैल को ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक है, वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। कहा यह जा रहा है कि अप्रैल से वो उत्पादन करीब 1.38 लाख बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाएंगे फेज्ड मैनर में। हल्दी की फिर बेस मेटल्स की बातचीत होगी। हल्दी पे बातचीत करने के लिए जेपी स्पाइसेस के जेपी लड्ढा जी हैं। हल्दी में देखें तो 14,900 रुपये के ऊपर भाव आ चुका है। पिछले 2 दिनों में 12% की तेजी आ चुकी है। आज भी 6% का ऊपरी सर्किट, कल भी 6% का ऊपरी सर्किट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मराठवाड़ा एरिया में यील्ड को लेकर चिंता है। जेपी लड्ढा जी, आप बताइए क्या रिपोर्ट है सर, वहाँ फसल की क्या रिपोर्ट है? अराइवल्स तो काफी तेजी से अब बढ़ रहे होंगे। अब अरावल काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जैसा मैंने 8-10 दिन पहले कहा था, मराठवाड़ी फसल 25 से 30% कम है। उस पे अब लोगों का कंफर्मेशन आ रहा है, इसलिए 2 दिन से लगातार तेजी के सर्किट लग रहे हैं। 30% आपको लग रहा है कि यहाँ पे फसल कम है सर? तो एक सवाल और मेरा होगा, उसके सामने डिमांड किस तरह की है? आपके वहाँ की जो मराठवाड़ा की जो मंडियां है, नांदेड़ हो, बसमत हो, हिंगोली हो, वहाँ पे किस तरह की डिमांड है सर? सभी मसाला कंपनी डोमेस्टिक डिमांड बहुत जोरों से है, और हर एक के पास कंफर्म ऑर्डर्स है कि मान लीजिए। बाजार, फिजिकल बाजार रोज तेज होने की वजह से एनसीबी बाजार पीछे पीछे तेजी की ओर जा रहा है। ओके, तो खरीदार कौन कौन से? इंडस्ट्रियल खरीदारी हो रही है, इसके अलावा एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की है सर? डिमांड बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत जोरों से है। ओके, सोमानी जी, आप साउथ मार्केट को ट्रैक करते हैं, आप वहां से रिपोर्ट लेकर भी आते हैं, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है हल्दी को लेकर सर? पहले से ही टाइट लग रही थी, बट एकदम से ऐसा कोई ट्रिगर निकल कर आएगा जो 10 मार्च से अब तक इसमें 30 से 32% की तेजी आ चुकी है। 11,200 का जो रेट नीचे में बना था, वहां से अभी ये करीब करीब 15,000 के आसपास रेट कर रहा है। तो ऐसा बहुत बड़ा ट्रिगर, मतलब एकदम से स्टॉकिस्ट एक्टिव हो गए हैं। मंडियां बंद होने से अराइवल्स एकदम श्रिंक थी, एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी बेटर थी, और स्टॉकिस्ट भी उसमें ज्यादा
उतावले हो गए। तो मुझे लगता है ये सारे जो फैक्टर्स एक क्लब इन होकर प्राइजेस में एकदम से उछाल आया और ये 15,000 के आसपास चल गई। जो सारे जो मिड टर्म रेजिस्टेंस थे इसमें जो 13,800 14,200 ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ये 12% 2 दिन में बढ़ चुका है। मुझे लगता है इतना जो फास्ट मोमेंटम है ये कई अगर करेक्टिव फेज लेता है तो दोबारा एक नई चाल पकड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं लगती है। ओके, जेपी लड्ढा जी, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल होगा, आपको लग रहा है कि इस भाव पे खरीदारी होगी क्या? इस भाव पे खरीदार होगी, क्योंकि यील्ड लॉस है ये पूरे दुनिया को कंफर्म हो गया है और इस लेवल से हर टाइम मार्केट ऊपर ही रहेगा। करेक्शन छोटे मोटे आते रहेंगे लेकिन बाजार ऊपरी ओर ही रहेगा पूरा हल्दी का। यानी आपको लगता है कि छोटे मोटे ही करेक्शन आएंगे और हल्दी का एक गोल्डन ईयर ही रहेगा। ओके, तो ये आपको लग रहा है कि इस भाव पे भी खरीदारी होगी और थोड़े बहुत करेक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन बड़ी गिरावट आपको यहाँ से नहीं दिख रही है। शुक्रिया जेपी लड्ढा साहब, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को हल्दी पर राय दे दी। जीरे पर बताइए दिनेश जी, और धनिया पे छोटा जवाब दीजिएगा दिनेश जी, फिर हम बात करेंगे बेस मेटल्स की। यस, जीरे में सर प्राइसेस निचले लेवल से काफी ज्यादा रिकवरी हुई है, कम से कम 15% की तेजी आई है और मुझे लगता है कि कहीं 22,600 के आसपास मई का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बाय करना चाहिए। 23,400 का लक्ष्य देखा जा सकता है, 22,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। भाई धनिया में बहुत समय के बाद में आज वॉल्यूम अच्छे है और रिकवरी भी काफी फास्ट आई, करीब करीब 2% की तेजी अभी हाल फिलहाल ट्रेड हो रही है। आई थिंक 8,000 के आसपास मई का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, 8240 का लक्ष्य और 7900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो जीरा आपको लग रहा है कि 23,350 तक भी जा सकता है, ये आपको लग रहा है। कॉटन केक आपने दिया है, कॉटन केक में देखिए आज कल 3% से ज्यादा की तेजी दिखी थी, क्या लग रहा है सर दिनेश जी, कॉटन केक इतना तेज क्यों हुआ है और आगे भी तेज रहेगा क्या? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट जो नीचे में $65 गया था वो $69 के आसपास आ चुका है और अप्रैल में जो यूएस मार्केट में स्लोइंग होती है वो बताया जा रहा है कि कम से कम 14 से 15% स्लोइंग कम होने की संभावना है और उसी के चलते यहाँ पर एकदम से डिमांड निकल कर आई है। घरेलू बाजार में भी कॉटन काफी ज्यादा तेज है। कॉटन सीड जो निकलती है जिससे कॉटन सीड ऑयल केक बनता है वो भी 3900 के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसी के चलते प्राइसेस में एक बड़ा उछाल आया है। 2580 का जो नीचे लो बना था वहां से 3210 के लेवल चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 2885 के आसपास बाय करना चाहिए। 2945 का इसमें लक्ष्य और 2865 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये कॉटन केक पर आपकी कॉल थी। चलिए नॉन एग्री पे वापस लौटते हैं। नॉन एग्री में आज कॉपर और जिंक में हल्की तेजी है, लेकिन एल्युमिनियम दबाव में दिख रहा है, आधे पौन % की गिरावट है। किशोर सर, बेस मेटल्स में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए इन तीनों काउंटर में? विश्वमोहन, बेस मेटल्स में एक्चुअली स्पेशली कॉपर में जो है कहीं ना कहीं ट्रम्प यूएस अगर इसके ऊपर 25% ड्यूटी लगाने का जो डर है उसके वजह से सडनली पिछले 2-3 हफ्ते से जो इसमें डिमांड बढ़ गया है। बहुत ही ऑलमोस्ट लाइक 500,000 टन के आसपास का जो कॉपर है यूएस पोर्ट्स के लिए तरफ रवाना हो रहे हैं। काफी बाइंग है बिकॉज यूएस स्टॉकिस्ट जो है, यूएस का जो इन्वेस्टरीज है वो स्टॉक कर रहे हैं कि इसको शायद फ्यूचर में ट्रम्प इसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। सो वो डिमांड अभी भी है, थोड़ा बहुत करेक्शंस आ सकता है। मैं इंट्राडे के लिए एक बार के लिए इसमें 897 के आसपास बिकवाली का सलाह दूंगा। 890 का टारगेट हो सकता है, 901 का स्टॉप लॉस हो सकता है। बट थोड़ा अगर मीडियम टर्म अगर देखें तो थोड़ा चाइना का रिकवरी है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज है, तो मेरे हिसाब से इसमें 950-960 का जो अपसाइड है अभी भी बरकरार है, बट शॉर्ट टर्म में एक करेक्टिव डाउनसाइड आ सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में करेक्टिव डाउनसाइड आपको यहाँ से दिख रहा है। एनजी में किशोर सर बताइए, आधे % कमजोर है, क्या डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है एनजी का यहाँ से? यस, आई थिंक माइल्ड वेदर जो है आई थिंक वार्मर हो चुका है, इन्वेंट्रीज बढ़ के आया है। सो करीब करीब हम 4% के आसपास का गिरावट देखे हैं, वापस $4 के नीचे आ गया है जो गैस का प्राइसेस है। मेरे हिसाब से इसमें इंजेक्शन का टाइम है अभी और जो इन्वेंट्री से बढ़ता जाएगा, तो इवन एट करंट लेवल्स 341 के आसपास इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 328 का टारगेट रख सकते हैं और 347 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, तो ये बात नॉन एग्री की हो गई। अब बात कर लेते हैं कॉटन की वापस से। हमारे साथ अतुल गनात्रा जी हैं, प्रेसिडेंट है सीएआई के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आप लोगों की जो रिपोर्ट है और सरकार की रिपोर्ट है, आप लोगों ने उत्पादन अनुमान को फिर से कम किया है। पिछला जो उत्पादन अनुमान आपका करीब करीब 302 लाख गांठ का था, उसे घटाकर 295 लाख गांठ के आसपास कर दिया है। सरकार का भी उत्पादन अनुमान उसी के आसपास है।
क्या इससे मार्केट में कुछ रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं? और यूएस की भी जो रिपोर्ट आ रही है, आपने भी शेयर की थी, वो यूएसडी की जो रिपोर्ट है, वहां भी कहा जा रहा है कि पिछले साल से करीब 14.5% कम एरिया में कॉटन की वहां पर खेती होगी। क्या कुछ मार्केट पर असर है वो हो गया, और आगे भाव किधर जाते दिख रहे हैं सर आपको? जी, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, पहले तो आपको बताऊं कि जो हमारा क्रॉप कमेटी, सीआई का क्रॉप कमेटी लास्ट मीटिंग हुआ था, उसमें हमने 7 लाख बेल का क्रॉप कम किया था, 302 से 295 लाख बेल का। और उसके बाद गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी सीओसीपीसी की, उन्होंने भी जो 299 लाख बेल्स का क्रॉप था वो 5 लाख बेल कम करके 294 लाख बेल्स का क्रॉप किया है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि इंडिया की दोनों जो बड़ी एजेंसी क्रॉप रिपोर्ट देती है वो सेम पेज पे है, 295-294 लाख बेल्स पे। तो एक बात तो तय है कि लास्ट ईयर से 30-35 लाख बेल हमारा क्रॉप कम है। और दूसरी बात आपने बोली, यूएसडीए का जो परसों रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 14.5% यूएसए की कॉटन की सोइंग कम होने जा रही है। तो मार्केट से जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें ऐसे दिखा रहा था कि करीब करीब 20% सोइंग कम होगा। इसकी मेन वजह यूएसए में 2 चीज है कि जो टेक्सास उनका मेन एरिया है, वहाँ ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनी हुई है। और दूसरा, लास्ट 6 महीने से आइस फ्यूचर है वो 62 से 68 सेंट रहा है। तो जब भी अगर 70-75 सेंट के नीचे आइस फ्यूचर रहा तो यूएस फार्मर कपास का सोइंग कम कर देते हैं, क्योंकि उनको परवड़ता नहीं है। तो ये 2 वजह हैं। इसकी वजह से थोड़ा आइस फ्यूचर भी जो 65 सेंट हो गया था वो कल बढ़ के 68 सेंट हुआ है। वहाँ 2-3 सेंट का सुधार हुआ है ये रिपोर्ट आने के बाद। और उसके पीछे इंडिया में भी थोड़ा मार्केट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो 52,500, 53,000 के रेट थे वो कल 54,000, 54,500 में अच्छा ट्रेड हुआ है। और सीसीआई की भी कल करीब 2 लाख गांठ 55,000 से लेके 56,000 तक सीसीआई का भी माल कल 2 लाख गांठ बिकी है। तो थोड़ा बाइंग मिलों का चालू हो गया है। अगर आइस फ्यूचर ऐसे ही इम्प्रूव होता रहा तो हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस आ सकता है। जी विश्व मोहन जी, बिल्कुल, काफी समय की सुस्ती के बाद उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिविटी आए, कुछ यहाँ पर तेजी, कुछ रिवाइवल के संकेत आपको यहाँ से दिख रहे हैं। शुक्रिया सर, वक्त ज़्यादा नहीं है लेकिन आपने अपनी पूरी बात कह दी। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया पूरे ही कमोडिटी मार्केट को लेकर। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही।